हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में साइक्लोएल्केन का नामकरण किस तरह से किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साइक्लोएल्केन होते क्या हैं? वे समचक्रीय अथवा कार्बोचक्रीय यौगिक जिनका अधिकांश व्यवहार एलिफेटिक यौगिकों के समान हो एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। चूँकि ये एलिफेटिक गुण धारण किए हुए हैं, अतः इनके नाम का पूर्व लग्न ALI है और चक्रीय यौगिक के अतः नाम का अनुलग्न है साइक्लिक। इस प्रकार इन यौगिकों का नाम पड़ा एलिसाइक्लिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को पैराफिन कहा जाता है, अतः एलिसाइक्लिक यौगिक जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो साइक्लोपैराफिन कहलाते हैं। इनकी संरचना में कई CH2 समूह परस्पर जुड़कर एक वलय बनाते हैं, अतः इन्हें पॉलीमेथिलीन CH2 भी कहा जाता है। जितने कार्बन परमाणु वलय में होते हैं उस संख्या के लैटिन शब्द के आगे मेथिलीन लिख दिया जाता है, लेकिन IUPAC पद्धति में हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन पैराफिन को एल्केन कहते हैं। अतः संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन या साइक्लोपैराफिनों को साइक्लोएल्केन कहते हैं। कुछ प्रारंभिक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की संरचना एवं उनके नामों को निम्न सारणी में दर्शाया जा रहा है। सारणी देखिए, यौगिक का पूरा नाम ट्राइमेथिलीन, इसका फॉर्मूला होता है C3H6। संरचना होती है एक वलय युक्त संरचना जिसमें 3 CH2 समूह सिंगल बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं और यौगिक का IUPAC नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि इसमें एक साइक्लिक रिंग है और CH2 के 3 समूह हैं अर्थात 3 कार्बन हैं, इसलिए साइक्लिक रिंग होने के कारण साइक्लो और 3 कार्बन होने के कारण प्रोपेन, और यह संतृप्त होता है। दूसरा यौगिक है टेट्रामेथिलीन, जिसकी संरचना सूत्र होता है C4H8। इसमें टेट्रा मेथिलीन यानी कि 4 CH2 समूह होते हैं जो एक रिंग में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और इसका IUPAC नाम है साइक्लोब्यूटेन। तीसरा है यौगिक पेंटामेथिलीन, जिसकी संरचना सूत्र हम देखते हैं C5H10 होता है। इसमें 5 CH2 समूह एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा साइक्लिक रिंग में से जुड़े हुए होते हैं और इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। एक यौगिक है हेक्सामेथिलीन, जिसमें 6 CH2 समूह होते हैं और इसका संरचना सूत्र होता है C6H12। इसमें 6 CH2 समूह सिंगल बॉन्ड के द्वारा साइक्लिक रिंग में जुड़े हुए होते हैं और इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। यदि साइक्लोएल्केन में कोई प्रतिस्थापी समूह हो तो उनका नामकरण प्रतिस्थापी साइक्लोएल्केन के रूप में किया जाता है। उदाहरणार्थ एलिसाइक्लोएल्केन, हेक्सासाइक्लोएल्केन, एल्किल साइक्लोएल्केनॉल आदि। एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह होने पर क्रमांक 1 उस कार्बन को दिया जाता है जिसका प्रतिस्थापी समूह का अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है और उस दिशा में क्रमांकन करते हैं जिधर समूह का न्यूनतम अंक मिल सके। स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है आइसोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। इसमें 6 कार्बन की एक रिंग है और उससे आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है CH3CH3। तो जहाँ जिस कार्बन से CH बॉन्ड का जुड़ा हुआ है उस कार्बन को 1 नंबर देंगे और 1 नंबर देते हुए रिंग में अंदर की तरफ नंबरिंग करेंगे 1 1 2 3। देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। दूसरा यौगिक हमारे पास है 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लोपेंटेन।
अब इसमें दो समूह जुड़े हुए हैं CH3 और C2H5। तो एक नंबर उस कार्बन को देंगे जिससे C2H4 जुड़ा हुआ है, क्योंकि एथिल समूह मेथिल समूह से अंग्रेजी वर्णमाला में एथिल समूह पहले आता है। तो इसको हम कार्बन नंबर 1 उस कार्बन को देंगे जिससे एथिल समूह जुड़ा हुआ है, और नंबरिंग उस तरफ करते हुए बढ़ेंगे जिधर प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। 1 2 3 3 नंबर मिथाइल को मिल रहा है, इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लोपेंटेन। दूसरा यौगिक है 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोल। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, तो उस कार्बन को नंबर 1 देंगे जिस पर OH जुड़ा हुआ है, और 2 नंबर उस कार्बन को देंगे जिसमें CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोल। तो एक अन्य यौगिक है क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इससे क्लोराइड जो जुड़ा हुआ है आपका उसको नंबर 1 देंगे तो क्लोरोसाइक्लोपेंटेन हो जाएगा। एक अन्य यौगिक है, सही नाम जिसका दे रखा है 4 क्लोरो 2 एथिल 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। देखो इसमें मेथिल एथिल और क्लोरीन दो परमाणु 3 समूह आपके जुड़े हुए हैं। तो 1 पे 1 नंबर उसको देंगे जिससे मेथाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 मेथिल इस पे तो 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है आपका क्लोरो, तो 4 क्लोरो Cl पहले आता है तो क्लोरो, और 2 एथिल और 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। इनका ऐड करेंगे 4 + 2 + 1 तो 7। गलत नाम क्या होगा, 1 क्लोरो अगर अपन देंगे 3 एथिल 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन तो इनका जो योग होता है नंबरिंग का वो 8 होता है। ठीक है, तो यदि एल्किल प्रतिस्थापी में कार्बन श्रृंखला लंबी हो, दूसरा रूल है यदि एल्किल प्रतिस्थापी में कार्बन श्रृंखला लंबी हो अथवा 2 वलय विद्यमान हो तो उनका नामकरण साइक्लो एल्किल एल्केन के रूप में होता है। उदाहरण के तौर पर फर्स्ट यौगिक देखेंगे अपन 1 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन CH3। इसमें 4 1 2 3 4 कार्बन की एक रिंग है और साइड चेन है वह 1 2 3 4 5 की है। ठीक है, तो 1 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन इसका नामकरण होगा। इसमें 2 रिंग जुड़ी हुई है 1 2 3 3 कार्बन की जो बॉन्डिंग है उससे 6 कार्बन वाली रिंग जुड़ी हुई है, तो इसका नामकरण हो जाएगा 1,3 डाइसाइक्लोहेक्सिल प्रोपेन। इस प्रकार यदि यौगिकों में द्विबंध उपस्थित हो तो उन्हें एल्कीन कहा जाता है। अतः चक्रीय हाइड्रोकार्बनों में यदि एक अथवा अधिक द्विबंध हो तो उन्हें साइक्लोएल्कीन अथवा साइक्लोपोलीइन कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में वलय का अंकन उसी कार्बन से करते हैं जिस पर द्विबंध होता है। उदाहरणार्थ ये देखिए 3 मेथिल साइक्लोपेंटीन, इसमें कार्बन का नंबर 1 उस कार्बन को देंगे जिसमें द्विबंध होता है CH डबल बॉन्ड CH। इसमें 1 और 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका मेथिल, तो इसका नामकरण हो जाएगा 3 मेथिल साइक्लोपेंटीन। दूसरा यौगिक है 1,3 साइक्लोहेक्सडाइन। इसमें नंबरिंग डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देंगे 1 2, फिर 3 4 को 2 डबल बॉन्ड है उसमें कार्बन में, उसको 2 डबल बॉन्ड है इसमें, तो इसका नामकरण हो जाएगा 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। इन यौगिकों का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है जो कि एल्किनों के समान है, लेकिन इनमें कोई द्विबंध या असंतृप्तता नहीं है, वरन कार्बन श्रृंखला के बंद होने के कारण एल्केन के सूत्र में से 2 हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाते हैं। एक चक्रीय मोनोसाइक्लिक यौगिकों को वलय के आधार पर, साइज के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, नंबर 1 पे आता है आपकी स्मॉल रिंग जिनमें 3 अथवा 4 कार्बन परमाणु हो, कॉमन रिंग सामान्य वलय जिनमें 5 से 7 सदस्य होते हैं, मध्यम रिंग जिनमें 8 से 11 सदस्य होते हैं, और बड़ी रिंग जिनमें 12 अथवा अधिक सदस्य होते हैं।
अब साइक्लोएल्केन के बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी है। साइक्लोपेंटेन व साइक्लोहेक्सेन नेप्थलीन के साथ पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। इन्हें पेट्रोलियम के प्रभाजासवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरे मेथड है फ्यूंड विधि। फ्यूंड विधि में क्या होता है, देखिए, यह विधि एक प्रकार से वुड्स विधि अथवा फ्रैंकलैंड विधि का विस्तार है, जिनमें एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड अर्थात ऐसे डाइलाइड जिनमें श्रृंखला के दोनों सिरों पर हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हो को उत्प्रेरक Na व Na2CO3 की उपस्थिति में सोडियम अथवा जिंक के साथ अभिकृत करवाया जाता है। देखिए, एक यौगिक CH2CH2Br CH2CH2Br प्लस जिंक के साथ इसकी अभिक्रिया Na और Na2CO3 की उपस्थिति में करवाएंगे तो ZnBr2 बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है और साइक्लोब्यूटेन मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा अन्य यौगिक लेंगे अपन CH2CH2Br CH2CH2Br प्लस 2Na, 2 सोडियम के अणु लेंगे और इसको भी Na Na2CO3 की उपस्थिति में करवाएंगे क्रिया, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में 2 मॉलिक्यूल NaBr के निकलेंगे और साइक्लोहेक्सेन मेन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस विधि द्वारा 6 सदस्यों से बड़ी वलय वाले यौगिकों का निर्माण सफलतापूर्वक नहीं हो पाता। दूसरी विधि है परकिन विधि। इस विधि में एल्फा ओमेगा डाइलाइडो की मेलोनिक एस्टर के साथ क्रिया करवाकर डाइएस्टर प्राप्त किया जाता है, जो जल अपघटन और विकार्बोक्सिलीकरण के पश्चात साइक्लोएल्केन देता है। अभिक्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है। फर्स्ट टाइप का है जो जब एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के अणु के साथ संघनित हो CH2Br प्लस Na प्लस CH माइनस COOC2H5 इसमें माइनस NaBr बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है आपका BrCH2 CH2CH COOC2H5 का उल्टाइज। ठीक है, ये आगे और रिएक्शन करता है C2H5ONa की उपस्थिति में और CH2C और CH2Br और Na प्लस COOC2H5 उल्टाइज ये आगे और रिएक्ट होता है और माइनस NaBr निकलता है और बन जाता है आपका एक साइक्लिक कंपाउंड, जो आगे KOH और HCl की उपस्थिति में एस्टर समूह है वह COOH समूह में चेंज हो जाता है और इसको गर्म करने पर माइनस CO2 यानी कि CO2 गैस बाहर निकल जाती है 2 COOH में से और एक COOH समूह रह जाता है। इसको आगे और गर्म करेंगे तो माइनस CO2 बाहर निकल जाती है और CH2 तीन CH2 समूह की एक वलय का फॉर्मेशन होता है। दूसरी मेथड है जब एल्फा ओमेगा डाइलाइड मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के 2 अणुओं के साथ संघनित हो। उस स्थिति में बने हुए टेट्राएस्टर को सोडियम एथोक्साइड की अधिक मात्रा के साथ अभिकृत कर बने हुए डाइसोडियम लवण की आयोडीन के साथ क्रिया करवाई जाती है, तो बने हुए उत्पाद के जल अपघटन व विकार्बोक्सिलीकरण से साइक्लोएल्केन बनते हैं। देखिए CH2Br Na प्लस CH माइनस COOC2H5 Na प्लस CH माइनस COOC2H5 ये दोनों रिएक्ट करके माइनस 2 NaBr बाहर निकलता है और एक एस्टर का फॉर्मेशन होता है और ये आगे रिएक्ट करके C2H5O माइनस Na की उपस्थिति में एक प्रोडक्ट बनाता है जो कि I2 के साथ रिएक्ट करता है। ये I2 के साथ रिएक्ट करके आगे प्रोडक्ट बनता है जो कि KOH और HCl की उपस्थिति में रिएक्ट करता है और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसको गर्म करने पर माइनस 3 CO2 के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और CH2CH2CH2CHCOOH एक COOH समूह साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ रह जाता है, जिसको आगे और गर्म करने पर यह CO2 के रूप में निकल जाता है और प्रोडक्ट बनता है आपका साइक्लोब्यूटेन। इस तरह से साइक्लोब्यूटेन हम प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है आपकी विस्लिसेंस विधि। इस विधि में डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम अथवा बेरिलियम लवणों का पृथक शुष्क आसवन करवाते हैं
साइक्लोकीटोन बनते हैं जो जिंक Hg व HCl के साथ क्लेमेंस अपचयन करवाने पर साइक्लोएल्केन बनाते हैं। CH2 CH2COOCA CH2CH2COOCA ये एक साइक्लिक यौगिक है कैल्शियम का, जिसको गर्म करने पर साइक्लोपेंटेनॉन बनता है। ये साइक्लोपेंटेनॉन को जब अपचयन करवाते हैं जिंक अम्लगम और HCl के साथ तो साइक्लोपेंटेन प्राप्त हो जाता है। ये विधि बहुत सामान्य उपयोगिता की है। रुजिका ने बताया कि बेरिलियम अथवा कैल्शियम के स्थान पर यदि थोरियम अथवा इट्रियम लवण लिए जाए तो चक्रीय कीटोनों की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने अभी 4 विधियों के बारे में पढ़ा जिनके द्वारा हम साइक्लोएल्केन बना सकते हैं। आगे और विधियां हैं जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे।